हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके सामान्य विज्ञान से लिया गया है। इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यह स्पेशली आपकी एसएससी जीडी, यूपीपी, पैट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो शुरू करते हैं आपका सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप क्लास को देख सकें। तो शुरू करते हैं। बाकी आपकी हिंदी की क्लासें पड़ी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में सत्य है। आपको बताना है सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है? विद्युत धारा लेने न लेने की दिशा में सेल ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दूसरा कूट है, विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। आइए कूट देखते हैं। ये आपके कूट दिए गए हैं। कौन सा? पहला है, विद्युत धारा न लेने की दिशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल विद्युत का वाहक बल है। दूसरा है विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। आपका कौन सा सही हो जाए? केवल एक सही होगा, आपका ये भी नहीं सही, केवल दो सही होगा, या केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों है। तो आपकी क्या है? दोनों सही हो जाएंगे। क्या होगा? दोनों सही हो जाएंगे। विद्युत धारा न लेने की दिशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दूसरा, विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रतिरोध के संदर्भ में विचार कीजिए। कहा गया है कि प्रतिरोध के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, किसी तार का प्रतिरोध की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा गया है? किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, प्रतिरोध ऐसी राशि है जिस पर पदार्थ की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको कौन सा कोट है? आपको कौन सा कोट सही बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक और दो सही है। तो कौन सा सही हो इसमें हो जाएगा आपका? पहला, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका ये भी सही हो जाएगा। तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, आपका प्रतिरोध ऐसी राशि जिस पर पदार्थ की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका ये गलत हो जाएगा। तो ए, एक और दो सही हो जाएंगे। ये आपका चालक प्रतिरोध का सूत्र दिया गया क्या है? विभवांतर बटे धारा तथा आर बराबर एप्सिलॉन एल बटे ए। आइए देखते हैं। चालक वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रतिरोध कहलाता है। अगर पेपर में आपसे प्रतिरोध पूछता है कि प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी चालक का तार के पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। धातुओं तथा अधातुओं के प्रतिरोध के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपके कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके एसएससी जीडी, यूपीपी और पैट में। तो आइए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका, धातु तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के संदर्भ में सत्य कथन। पहला है, चांदी, तांबा तथा एल्युमिनियम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके, मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन आदि का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो आपके स्टेटमेंट दिए, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड दोनों सही। तो आपका में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो आइए देखते हैं सही का होगा। ये एक भी सही नहीं है, डी हो जाए। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। किसका किसका? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। कुछ विशेष मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जैसे कुछ विशेष धातुएं होती हैं, इनका क्या क्या नाम है? जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया और आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका,
घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? आपको बताना है कि घरेलू विद्युत उपकरण हो किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतरकरण का मतलब होता है कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। श्रेणी क्रम का मतलब कैसा होता है, अब उनको पता होगा। घरेलू विद्युत किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं। हमारे घर में विद्युत जैसे बिजली के बल्ब, पंखे, हीटर, फ्रिज इत्यादि क्या है, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 5वां, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के संदर्भ में विचार करें। पहला है, ऊष्मीय प्रवाह का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का प्रतिरोध, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन गति का प्रतिरोध। दूसरा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो तो उसके धारा गुजरने पर ऊष्मीय प्रवाह बहुत कम होगा। तो आपका केवल ए सही हो जाएगा। कौन सा, ये ऊष्मीय प्रभाव का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का प्रतिरोध करना, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब के तंत्र के संदर्भ में सत्य है, यह टंगस्टन का बना होता है। दूसरा, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा, ये लगभग 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका बल्ब होता है, बल्ब में जो तार लगा होता है, तार काहे का होता है, टंगस्टन का बना होता है। और उसका गलनांक कितना होता है, आपका गलनांक उसका होता है लगभग 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था। ये आपके SSC GD UPP पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर उसका उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम प्रवाहित होने पर धारा के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका कौन सा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट बताना है। आपके जो है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, आपका पहला भी सही है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम प्रवाहित होने वाली धारा परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है, आपका ये भी सही है। तो स्टेटमेंट आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर 7 का सी हो जाएगा। लिखा भी है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई, आइए देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, फ्यूज के संदर्भ में सत्य है। तो फ्यूज के संदर्भ में सत्य क्या है, 8वां क्वेश्चन है आपका, फ्यूज के संदर्भ में सत्य है। तो क्या सत्य है आपके फ्यूज के संदर्भ में। पहला है, यह टाका नामक मिश्र धातु की बनी होती है, ये भी सही हो जाएगा। इसकी टाका नामक मिश्र धातु की बनी होती है। दूसरा, इसका प्रतिरोध उच्च होता है जबकि गलनांक कम होता है। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। जो फ्यूज होता है, जो हम लोग ट्यूबवेल में यूज़ करते हैं, और जो फ्यूज वाला होता है, उसकी लाइट जैसे ज़्यादा आ जाती है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो इससे हमारे क्या होते हैं, उपकरण बच जाते हैं, जैसे टांगा नामक मिश्र धातु की बनी होती हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन है। आपको बताना है चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और विद्युत चुंबक। बिल्कुल सही। चुंबक कितने प्रकार को क्या होते हैं, दो प्रकार की, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक शक्तिशाली होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बना है उतना शक्तिशाली नहीं होगा, कृत्रिम रूप से बना है बहुत शक्तिशाली होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 9th की आय परिभाषा वो देख लेते हैं थोड़ा। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, पहले यही देख लो। ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और सबसे शक्तिशाली कौन सा होगा, कृत्रिम चुंबक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दंड चुंबक के संदर्भ में विचार कीजिए। आपको दंड चुंबक के संदर्भ में विचार बताने हैं।
पहला है स्टेटमेंट आपका, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, दंड चुंबक को जब स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। क्या कहा गया है इसमें, दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। ओके, जब दंड चुंबक को बीच से काट देते हैं तो उसका दक्षिण गुण समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। दंड चुंबक को जब समतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। मध्य बिंदु गुरुत्व में समतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं, जिससे चुंबक का देशिक दिशा बताने का गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एसएससी जीडी यूपीपी पेट और जितने भी सामान्य विज्ञान से जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। पहला है आपका, यह चुंबक के चारों ओर बाह्य क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है। दूसरा यह एक अदिश राशि है। तो आपका ए सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। कौन सा, यह चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में क्या सत्य है, यह चुंबक के चारों ओर बाह्य क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध पदार्थ के गुण होते हैं। आपको बताना है कि शुद्ध पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला, सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, आपका ये भी सही है। अणु तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं, आपका ये भी सही है। अणु में पदार्थ के सारे गुण धर्म विद्वान होते हैं, आपका ये भी सही। तो आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त तीनों कथन क्या है, सही। किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें उसके पदार्थ के सारे गुणधर्म बने रहते हैं, अणु कहलाते हैं। यह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका एक ट्रिक भी है, क्या, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन जी ने की थी। इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो आपका कौन सा आंसर सी हो जाएगा। ऊपर तीनों सही हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन जी ने की थी, और इस पर एक इकाई का मान ऋण होता है, और तीसरा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो इनमें से तीनों सही। आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। प्रोटॉन के संदर्भ में सत्य, प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की थी। जैसे ईंटा पर, आपका ये भी सही हो जाएगा, प्रोटॉन की चैडविक ने की थी। प्रोटॉन पर कोई इकाई धनावेश होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आपका ए सही हो जाएगा कि प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की थी। आगे देखते हैं, इसी की थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी यूपीपी पेट के लिए। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहनत का हमारा नतीजा तो दे दीजिएगा। जितनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं क्लास बनाने के लिए, तो कम से कम सब्सक्राइब तो करवा ही दीजिएगा। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, एक धनावेशित कण होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन की संहति एक हाइड्रोजन परमाणु की संहति के समान होती है, और एक इलेक्ट्रॉन की संहति की तुलना में 1840 गुनी अधिक होती है। इसमें एक इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, न्यूट्रॉन के संदर्भ में विचार कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। या विद्युत उदासीन कण होता है, और तीसरा क्या, इसका द्रव्यमान को प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप तीनों सही हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, 1932 में जेम्स चैडविक ने की। यह विद्युत उदासीन कण होता है, आपका ये भी सही है। तीसरा, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक के संदर्भ में सत्य कथन है। आपको 16 का आंसर बताना है कि परमाणु के नाभिक के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है। पहला है,
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। तीसरा, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या को निरूपित करता है। तो आपका बी सही हो जाएगा इसमें। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। बी, उपरोक्त तीनों कथन सही है। तो आपके तीनों सही हो जाएंगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। आपका तीसरा कौन सा है? नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या को निरूपित करता है। आपके तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्या हो जाए? तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। परमाणु का लगभग पूर्ण द्रव्यमान थोड़े से स्थान में केंद्रित है, अतः वे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो परमाणु के कुल द्रव्यमान को दर्शाते हैं नाभिक कहा जाता है। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन नाभिक में धनात्मक आवेशों की संख्या को दर्शाते हैं। इस संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसे कहते हैं? इन तत्व का नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित आवेशों की संख्या को दर्शाते हैं। इस संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। कैथोड किरणों के संदर्भ में विचार करें। आपको बताना कि कैथोड किरणों के संदर्भ में विचार करें। पहला है ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये किरणें किसकी? इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। दूसरा, ये ऋण आवेशित किरणें हैं लेकिन यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो आपका केवल कथन ए सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। ये किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 रासायनिक विक्रिया होता है। रासायनिक विक्रिया क्या होता है आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन तथा पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आपका दोनों सही हो जाएंगे। पहला क्या है? रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं। दूसरा, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तनों का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये परिवर्तन संपूर्ण विश्व में होते हैं। कुछ परिवर्तन धीमे धीमे तो कुछ तेज होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? सदैव ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। आपका क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। आपका यही स्टेटमेंट आपका पहला ही सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। आगे वाला देखते हैं। अभिकारक के कुल द्रव्यमान में अभिक्रिया के बाद कुछ कमी आ जाती है। आपका ये भी गलत। उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान पर अधिक होता है। आपका ये भी गलत। उपयुक्त से कोई नहीं है, तीनों गलत है। आपका सही कौन सा जाएगा? ए। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे सभी लोग। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? क्या है क्वेश्चन? किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.23 गुणे 10⁻23 होती है। कण होते हैं एक मोल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑक्सीकरण अध्ययन अभिक्रिया के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या घटती है, इसके विपरीत अपचयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आपका ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है और स्टेटमेंट आपका ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया हमेशा साथ साथ होती हैं। आपका ये भी सही। तो आपकी दोनों क्रियाएं क्या होगी? सही होगी। तो केवल सी सही होगा इसमें, एक और दोनों सही है। देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? घटती है। यदि एक परमाणु आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा परमाणु आयन तथा इलेक्ट्रॉन अणु इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है। अतः यदि एक तत्व ऑक्सीकरण होता है तो उसके साथ दूसरा अपचयन होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ चलती हैं। ऐसी प्रक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ चलते हैं उसे क्या कहते हैं? अपचयोपचय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपच या उपचय विक्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के संदर्भ में सत्य है। तो आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में संदर्भ सत्य है। कौन सा संदर्भ सत्य है?
इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है, आपका ये भी सही है। मानवीय शरीर में होने वाली श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदाहरण आपका ये भी सही है। दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। पहला क्या स्टेटमेंट, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरा, मानवीय शरीर में होने वाले श्वसन की अभिक्रियाओं में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। आगे देखते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं? ऊष्मा अवशोषित होती है, आपका ये भी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित होती है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड NO का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, आपका ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी प्लेटिनम को नोबल धातु कहते हैं क्योंकि ये भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका SSC GD UP पैट के लिए। सोना, चांदी, प्लेटिनम को नोबल धातु कहते हैं क्योंकि ये भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका 25वां, गलनांक के संदर्भ में सत्य कथन है। आपको बताना है गलनांक के संदर्भ में सत्य कथन है, आपका शी हो जाएगा दोनों। कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो गलनांक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक होता है। दूसरा आपका, अशुद्धियाँ मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था आपका SSC GD UP पैट और PCS RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और स्पेशली मैं आपकी IAS PCS RO की क्लासें, हिंदी की और साइंस की और ज्योग्राफी की क्लास और इतिहास की क्लासें चला रहा हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जय हिंद।